जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर नशीब और तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मोहम्मद अम्बेडकर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी भाईराज विधानसभा के आपके अपने शहीद जनाब मोहतरम रशीद लतीफ़ साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इमरान साहब, यहाँ के मजलिस के हमारे जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशीं माँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बहराइच में 27 तारीख को पोलिंग होनी है। जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, इसी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने चहीते, दबंग, काम करने वाले, ईमानदार, नेक जनाब राशिद लतीफ साहब को टिकट दिया। मजलिस यहाँ से लड़ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये भीड़ देखकर मुझे एक चीज का एहसास हो गया कि इंशाअल्लाह ताला बहराइच की आवाम मजलिस को वोट देगी और 10 तारीख को राशिद लतीफ साहब को विधानसभा में भेजेगी। आपकी मौजूदगी इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि आप आए, हमको सुन के आप चाहते हैं कि क्या हो रहा है वारिस भाई, देश भर में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है। मेरे भाइयों, ये गलती हमारी थी। 70 साल से हम भरोसा करते आए इन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों पे, तो चुनाव के पहले हमारे दरवाजे पर आए भीख का कटोरा लेकर, हमसे गुहार लगाई, भीख मांगी हमारे पास कि भाईजान हमको वोट दे दो, बहन जी हमको वोट दे दो, हम जीतेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आपका यहाँ का काम कर देंगे। हम बहराइच के अंदर अच्छे अस्पताल बनाएंगे, एजुकेशन के लिए अच्छी स्कूलें बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। मगर अफसोस और ताज्जुब इस बात का रहा हम सबको कि 70 साल में भरोसा करने के बाद भी बहराइच की आवाम को कुछ नहीं मिला जो हमसे वादे किए गए थे। सिर्फ खोखले वादे, खोखली जबान और नीयत ही नहीं थी कुछ करना, क्योंकि इनकी नजर में आप और हम सिर्फ एक वोट बैंक है। हमारा वोट चाहिए, इक्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठना है, मगर हमारा काम नहीं है, हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करना। हम में कोई लीडर बन जाए, इनकी सबसे बड़ी तकलीफ इनको एक तथाकथित सेक्युलर पार्टी वालों को। यही वजह है, यही वजह है कि इतनी दूर से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर हमारे आपके नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से निकले, यूपी में आए, 1 लाख किलोमीटर के करीब ट्रेवल कर लिया, सिर्फ आपके सामने आकर आपको आपका हक दिलाने, आपके लिए, आपके अंदर से नेता पैदा करने के लिए आए। बोला क्या चीज की कमी है साहब को बताइए। तेलंगाना हैदराबाद में 7 MLA MPA 100 के ऊपर ज्यादा कॉर्पोरेटर है। हमारा काम देखिए, वहां पर जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है, जो हॉस्पिटल्स है, मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तेलंगाना में हमारे पास स्कूलें हैं जहां पर बच्चों को जो पढ़ाई दी जाती है, मेरे भाइयों आप सुनना चाहिए ये बात, पूरी पढ़ाई मुफ्त, किताब मुफ्त, पेंसिल मुफ्त, लंच मुफ्त, फीस तो पूरी तरह माफ। लेकिन सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए नहीं, हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए भी सबको लेकर किया जाता है वहां पर काम। क्या बहराइच में कभी किसी MLA, किसी भी MP ने कोई किया है कि इस तरह का काम आपके पास किया है? हमारे ओवैसी अस्पताल, ओवैसी हॉस्पिटल्स, असरा हॉस्पिटल, जहां पर आप जाइए 50 रुपए का एक पर्चा बना लीजिए, 3 महीने तक आपका इलाज पूरा मुफ्त, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। क्या ऐसा कोई अस्पताल बहराइच के अंदर है?
यही अरमान लेकर इतनी दूर से मेरे कायद मेरे सदर आपके पास है कि हमको ये करना है। इतने बरसों से जो लोगों ने आपका शोषण किया, आपको इस्तेमाल किया वोट बैंक की तरह, पर आपके लिए कुछ काम नहीं किया, हम आपका काम करें। ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी वालों को 19% मुसलमान के वोट चाहिए, मगर 19% मुसलमान के लिए आपने किया क्या, जरा मुझे बताएं। 19% वाला मुसलमान अपना वोट देकर एक 7% वाले यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकता है, उप मुख्यमंत्री बना सकता है। तो क्या 19% में तो ऐसा मुसलमान नहीं, ऐसा कोई गद्दावर नेता नहीं, ऐसा कोई लीडर नहीं जो खुद जीत कर विधानसभा में जाए, मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री बने? नहीं है हम में भी ऐसे गद्दावर नेता, पढ़े लिखे नेता, तजुर्बेकार लोग हैं हमारे भी कौम के अंदर, मगर ये बढ़ने नहीं देना चाहते किसी को आगे। आज आप देखिए बद से बदतर हो चुका है मामला। अगर अखिलेश के स्टेज पर कोई चला गया मुसलमान हाथ लेकर, आपने हमने देखा उसको धक्के मारकर निकाला गया वहां से। यूज एंड थ्रो का पॉलिसी है ये, हमने आपको इस्तेमाल किया 70 साल, अब आपकी हमको जरूरत नहीं है, चाहिए आपको, हमने लात मार दिया। यह किया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी वालों ने। 2012 के घोषणा पत्र के अंदर अखिलेश ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे हम मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे जॉब में, एजुकेशन में। क्या दिया आपको रिजर्वेशन? दिया नहीं, आगे देने की नीयत भी नहीं है, कोई नीयत नहीं है। जिसकी नीयत में खोट है उसकी मंजिल भी कभी आसान नहीं होती, याद रखना मेरे भाई। नीयत की खोट है इनमें। आज जब मैं उत्तर प्रदेश की आवाम से सवाल करता हूं कि मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों बताइए, यादवों का नेता है, जाटों का नेता है, दलित समाज का नेता है, क्या मेरे मुसलमान लोग भाइयों आपका कोई नेता है? मुझे जवाब आता है नहीं है। क्यों नहीं है? तब उस सवाल का जवाब यही है कि 70 बरस हमने सिर्फ गुलामी की दरी बिछाई, हमारा वोट दिया, भरोसा किया, ये इख्तियार पर बैठे, मगर हमारे लिए कुछ ना कभी किया है ना आगे कुछ। मगर हम क्या करते हैं? आप क्या करते? बहराइच में आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था जिसको आप वोट देते। आपने बसपा को वोट दे दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपने सपा को वोट दे दिया, क्योंकि आप, मुझे यकीन है कि मेरा मुसलमान भाई मरता मर जाएगा, मगर भाजपा का तो कभी वोट नहीं देगा इंशाअल्लाह। आपने जिनको वोट दिया, ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियां थी उस वक्त आपके सामने, मजलिस नहीं दिया आपके पास। आपके पास फिलहाल मजलिस एक विकल्प के तौर पे आई है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। यह विकल्प आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद विकल्प है, क्योंकि ये आने वाले आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संभाल सकते। हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अंदर बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ में परवेज रहमान, हमने ये पिछड़े हुए मजलूम हमारे दलित भाई, मुसलमान भाई, सबको लेकर एक साथ में चलने का फैसला किया, ताकि जो अन्याय इतने बरसों से सबके साथ हुआ, कि अन्याय खत्म हो, अन्याय। इसलिए सदर साहब ने कहा अब ये हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमको भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारा हिस्सा चाहिए। हम 19% है, हमको वोट देंगे उसको जो हमारे लिए लड़ेगा, हमारे हक की आवाज। आज आपने देखा एक तलाक का मुद्दा आ गया। मैं सब जानता हूं, मुझे यकीन है कि कोई भी मुसलमान अपनी शरीयत में मुदाखलत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये शरीयत 1400 साल पहले मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई हुई है। कोई भी मुसलमान शरीयत में मुदाखलत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जब 3 तलाक का बिल आया, ये कथाकथित पार्टी तो खामोश बैठी, कोई आगे नहीं बढ़ा। अगर सदन से लेकर रस्ते से लेकर टीवी तक कोई इस पे आवाज उठाई, शरीयत के लिए बात की, तो कोई और नहीं था, मेरा आपका कायद बैरिस्टर सदर ओवैसी। सीए एनआरसी की बात आई, सीएए एनआरसी का जब मुद्दा आया
पूरे देश में एहतजाज चल रहा है। एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना मेरा संवैधानिक अधिकार है। आप में से हर इंसान एहतजाज कर सकता है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रख सकता है। CA/NRC के वक्त बहराइच में भी प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट किया किसी और ने नहीं, आपके अपने जमीन साहब ने। क्या मिला इनको उसका सिर्फ? इनको उठा के जेल में डाला गया। जेल में डाला गया। ये वो शख्स है जिसने पूरी तरफ हर जगह जा जाकर अपने पैसों से जो लोग सलाखों के पीछे बंद थे, जेलों में थे, इन्होंने वकील किया, उनकी जमानत करवाई है। ये शख्स ने जो आपके सामने यह है उमर ने बुझाई। खुद के पैसों से इन्होंने वकील किया, कोर्ट में अर्जी लगाई, जमानत कराई, और जो जमानत के पैसे भरने होते हैं वो भी इन्होंने अपने जेब से भरे। किसके लिए किया? आपके लिए, हमारे लिए, तमाम देशवासियों के जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए किया ना। हम तो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को करना चाहते हैं, क्यों इनकी आवाज दबाने की कोशिश की? मगर उस वक्त भी अगर कोई वाकई में मर्द मुजाहिद बन के लड़ा और उसने पार्लियामेंट के अंदर CA/NRC का बिल अवैसी हिजाब की बात आ गई, बोले अवैसी, हर वक्त आपकी हमारी मजदूरों की लड़ाई लड़े अवैसी, तो फिर आपके असल वोट का हकदार भी अवैसी हुआ या नहीं हुआ? हर चीज के लिए खड़े रहे अवैसी, तो हमारे वोट का हकदार भी सिर्फ और सिर्फ असद अवैसी है और कोई नहीं। से कहता मिलाकर आगे उसके साथ बोले, हमारा फर्ज है, फर्ज है हमारा। आज देश के हालात आपके सामने है, किस तरह से देश गुजर रहा है आप तमाम ने देखा है। जब मुझे यकीन है कि बहराइच की हवा बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी में तो नहीं घूमते, मोटरसाइकिल पे घूमते, गाड़ी में घूमते, पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं ना हम लोग, तो सोचो आज पेट्रोल का भाव क्या हो। इतना भाव बढ़ गया है कि एक गरीब इंसान अपनी मोटरसाइकिल को चला नहीं सकता, बेचारा सोचता है कि मैं बस पकड़ के जाऊंगी। किसकी वजह से? ये मोदी की वजह से। ये जुमलाबाज मोदी जो है उसकी वजह से आज हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, गैस का भाव आसमान को छू रहा है। अब इनसे सवाल करते हैं लोग कि मोदी जी बताओ भाव कब कम होगा? जवाब नहीं। कोविड का सेकेंड वेव आया, तब आपने, हमने, सबने देखा कि किस तरह से गंगा घाट के ऊपर हिंदू भाइयों की लाशें तैर रही, उनको शमशान में जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी, उन लाशों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। इसका जिम्मेदार योगी जी। जो डबल इंजन है ना, ये डबल इंजन सरकार पूरे देश की बर्बादी का सबसे बड़े देश की बर्बादी का अगर कोई है तो ये दो लोग ही चार जैसे हो तो पूरी तरह से इनकी जवाबदार। उसके बाद हमारे किसान भाई एहतजाज कर रहे थे, सबको अधिकार है करना। तो मोदी सरकार का MOS हो टेनी, उसके घर में एक साजिश रची गई लखीमपुर में। साजिश रचकर टेनी का बेटा थार गाड़ी लेकर निकला, जाकर जो किसान वहां पर एहतजाज कर रहे थे और मासूम किसानों को कुचल के मार दिया, उनका मर्डर कर दिया, उसने अरेस्ट किया, जेल में गया, फिर बाहर आ गया। क्या है ये साहब? हम कोर्ट कानून को मानते हैं, मगर मैं यह सवाल करना चाहता हूं, इसी तरह हमारे जो CA/NRC के प्रोटेस्ट करते हुए जो बच्चे आज तक सलाखों के पीछे बंद हैं, उनको कब बेल मिलेगी, कब रिहा होंगे वो तमाम हमारे मासूम बच्चे? कौन आवाज उठाएगा उनके लिए? भूल जाओ ये भाजपा में ताकत नहीं है आवाज उठाने की। उन्होंने तो डाला है, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे देश का। पूरे देश का बेड़ा अगर किसी ने गर्क किया तो वो भाजपा की सरकार ने कर दिया है पूरी तरह से। कोई पुसारे हाल नहीं है किसका। 700 किसानों की जानें चले गई, मगर मोदी खामोश। आज हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है हर तरफ। यह आपके हमारे सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिजाब कंट्रोवर्सी, जो कर्नाटका में शुरू हुआ। मुझे डर है अल्लाह नहीं करे कहीं देश भर में नहीं फैल जाइए। कर्नाटका ही नहीं पूरे देश में 1400 बरस से हमारी मां बहनें हिजाब पहनती आ रही है। किसी को तकलीफ आ जाए हमारे हिजाब से
क्या नेशनल सिक्योरिटी को कोई तकलीफ है? क्या हमारे हिजाब से किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सितंबर के महीने में, और ये मैं नहीं बोलता, जो वकीलों ने कोर्ट में दलील पेश की हिजाब के मैटर में कर्नाटक हाई कोर्ट में, उन्होंने बयान दिया है सितंबर के महीने में एक टीचर आता है कर्नाटका की एक कॉलेज में, वो बोलता है कि हिजाब आज से नहीं पहनना, मुझे हिजाब पसंद नहीं। वहां से एक सिलसिला शुरू, इस तरह से शुरू हो गया कि कर्नाटका की सरकार, जो मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसने एक जीआर निकाल दिया कि हिजाब पहनकर अब हमारी बच्चियों को कॉलेज में आने की मनाही है। वहीं पर आपने क्या देखा, एक दिन हमारी आपकी बहन मुस्कान स्कूटर लेके जाती है, कंपाउंड में पार्क करती है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जा रही है, तो 40-50 ये भगवादारी शाल डाल के गुंडे आते हैं वहां पर, उसके सामने खड़े रहते हैं और नारे लगाते हैं जय सार जय सार। मगर वो भी तो हमारी बहन है ना, डरने घबराने वाली तो नहीं है। खड़ी हुई वो 40-50 दरिंदों के सामने और उसने नारा लगाया तकबीर तकबीर तकबीर। ये नारे का पावर वो था कि वो 40-50 भेड़िए भाग गए, उनके मुंह पे सन्नाटेदार चमाट खींच के मारा मुझे। ये ताकत क्यों बैन करना चाहते हो हमारे हिजाब को? इनके पास जवाब नहीं है। बस नहीं पहनना कॉलेज मेरे किसी के बाप की चोरी है क्या? वारिस पठान जैकेट भी पहनेगा, सतरी भी पहनेगा, मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी, मोदी तुम में ताकत नहीं होगी। अब वो भी डिसाइड करेंगे क्या खाना हमको। रोज बोलेगा वहां पाव खाओ तो खाएंगे क्या? मोदी की तरह जैकेट पहनो बोलेगा पहनेंगे क्या? अरे नहीं, वारिस पठान का दिल करेगा टी शर्ट पहनेगा, जो पहनना पहनेगा, क्योंकि वारिस पठान को संविधान ने इजाजत दिया है पहनने की। मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है, आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 29, ये सारे आर्टिकल संविधान के हैं जो मुझे इजाजत देते हैं कि मैं अपना प्रैक्टिस करूं रिलीजन, जो मेरे रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है हिजाब पहनना, मैं उसको प्रैक्टिस करूं। जो मुझे खाना है मैं खा सकता हूं, जो मुझे पहनना है मैं पहन सकता हूं, ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया। मगर भाजपा वाले संविधान को नहीं मानते ना। ये तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है उसको तजिया उड़ाना चाहते। मगर हम लड़े, हम संविधान के दायरे में रह के अपनी बात करते हैं, करते थे, करते रहेंगे और संविधान को बचा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी संविधान ने अधिकार दिया है आपको वोटिंग का। वोट से संविधान का अधिकार लो और जाओ डालो, इतने वोट की सिर्फ पतंग ही पतंग उड़े पूरे बहराइच। हिजाब के मैटर में मैं बोल रहा हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं हिजाब पर क्या हुआ। जब हिजाब के ऊपर एहतजाज शुरू हुए मुंबई में, हमारी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम है उसने डिसाइड किया कि वारिस भाई हम भी एक एहतजाज रखना चाहते हैं मुंबई के एक एरिया के अंदर मलाड में, आप आएंगे, हम दिखाना चाहते हैं हमारी बहन जो कर्नाटका में जिसके साथ खून हो रहा है, हम ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं इस वक्त। बहुत अच्छी बात है, संविधान के दायरे में रहकर करना किसी के बाप की चोरी तो नहीं है। अरे मैंने सोचा महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, सेक्युलर साथ में कांग्रेस है, एसपी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है। मैंने कहा इनकी सरकार में क्या प्रॉब्लम है, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना है तो जाऊंगा। मगर यकीन मानिए मेरे भाइयों, मैं इनको बेनकाब करना चाहता हूं आज सेक्युलर पार्टी। सुबह में मुझे दोपहर को पहुंचना है 2 बजे, सुबह में 10 बजे से मेरे घर पे 15 पुलिस वाले आ गए। घर पे आने मैंने कहा क्यों आए? नोटिस देना है। बोला नोटिस की तो मुझे आदत हो गई, हफ्ते में लेता हूं मैं, लाओ करते तो नहीं ना अपन किसी से, लाओ नोटिस दो। नोटिस दिया, बैठे, चाय पियो, चाय पिया, बोला ठीक है हो गया साइन, जाओ। बोले नहीं वारिस भाई आप मत जाइए। अरे मैं क्यों नहीं जाऊं भाई, मेरी बहनों के साथ खड़े रहना है मुझे। नहीं वारिस भाई आप मत जाइए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे मैं आतंकवादी हूं क्या? अरे वकील हूं। बोला तुम बैठो, कायदा मैं तुमको सिखाता हूं, तुमको क्या आता है मैं सिखाता हूं तुम्हारे। बोले नहीं जाने दो, अब जब तो नहीं मार सकता बिल्डिंग से, नहीं जाने दिया। बाद में मुझे कहा चलिए दोपहर को आपको लेके जाते हैं। मैं तैयार हुआ, अपनी जोहर की नमाज पढ़ा, बोला चलिए
लेके गए सीधा, बोले हमारी गाड़ी में लेके जाएंगे। अरे नीचे उतर के देख रहा हूँ तो बाप पूरे 3-4 भर के पुलिस के बड़े बड़े बैच खड़े हैं, कोई आतंकवादी आ गया, पूरी बिल्डिंग वाले डर गए, खबर गए क्या हो रहा है वारिस भाई। मेरे को ले गए, बोले वर्ली पे चलिए, साथ बैठे वर्ली पे जाके मुझे 6 घंटा बिता। मुझे महाविकास आघाड़ी सरकार ने, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी हिस्सा है, उसने पीसफुल प्रोटेस्ट में जाने से रोका और मुझे गैर कानूनी रीत से मेरे घर के अंदर अरेस्ट करके रखा, मुझे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा 6 घंटे। तो मैं पूछना चाहता हूं ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी से, जो आपके यहां चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप हिजाब बैन के फेवर में है या हिजाब बैन के खिलाफ में? खुल के आगे बोलो, ये पीछे से छुचंदरगिरी मत करो। हाँ है हम खिलाफ में, नहीं बोल सकते सामने आके, और डर लगता है तो मारो कुर्सी को, लग आओ मजलिस के साथ, ठीक है। यार तो सिंपल बात है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद तो अपने आप की भी नहीं सुनता है। खोखलिए शतक तो शतक के अपने को खाते भी क्या मालूम है आपको, से पेट नहीं भरता, खाते एकदम घबराने का नहीं, वहां रहोगे जिंदगी भर गुलामी करते रहोगे, या और हिस्सा मिलेगा, इससे तरह की लड़ाई लड़ो। अरे 10 दिन की इधर की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन मरद के बाद मरद बन के जियो। पीछे से फोन करते नहीं हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सामने नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अरे बता देंगे पार्टी वाले ऑब्जेक्शन लेंगे, क्या नफरत गिरी है। हिजाब के मामले में जो हमारी बहनों का अधिकार है, हमको पहनना है, हमारे कुरान की आयत में लिखा हुआ है, वो भी अपनी अलाउ करेंगे, नहीं हम तो पहनेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमको हिजाब पहनने से, पहन करेंगे। हाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। देखिए कर्नाटका के अंदर किसी को मार दिया, मैंने खुद टीवी के ऊपर बैठ के बोला कि मैं कंडेम करता हूँ, वायलेंस का मैं सपोर्ट नहीं करता, हर तरह का वायलेंस कंडेम में करता हूँ, किसी का मर्डर नहीं होना चाहिए, कानून रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए देश में, कानून चलना चाहिए, देश संविधान से चलना चाहिए। आप कानून को हाथ में ना लीजिए, मगर साथ में दूसरे अगर किसी के बिल्डिंग में, किसी के दरवाजे पे, किसी की दुकान में पत्थर मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो वहां पर भी पुलिस को जागना चाहिए, सरकार को सक्षम कदम लेकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारी बात है और हम तो हमारी मांग रख रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कर रहे हैं। अब आप पूछोगे वारिस भाई, बहराइच में आप आए, हम आपको वोट दे तो आप क्या करेंगे? अरे आप एक मरतबा वोट तो देगा, इतना बड़ा साहब ने सबको आजमा लिया, सबको वोट दे दिया, जितना हक बहराइच के मेरे बुजुर्गों का, इन मेरे भाइयों का, दोस्तों का वारिस पठान पे है, इतना ही हक मेरा भी आपके ऊपर है मेरे भाइयों, याद रखो। क्योंकि मैं आपका कलमा दुआ को भाई भी हूं, मेरा अधिकार ज्यादा है इन लोगों से, मैं अपने अधिकार से मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, दरखास्त करता हूं कि आइए उतर के आइए, एक मरतबा बैरिस्टर समझ ओवैसी साहब का साथ दीजिए, 25 के उम्मीदवारों को जिताकर भेजिए वाले असेंबली के अंदर, आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, कुंगे पैरों की तरह नहीं बैठेंगे, जहां भी जुर्म लगेगा उतर जाएंगे रास्ते पे। और देखा है आपने जमीन साहब को उतरते हुए, ये बैठने वाले डरने वालों में से नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में देखा यह जा रहा है कि भाजपा की सरकार, योगी बाबा तो क्या क्या कर रहे हैं, बुलडोजर चढ़ा देंगे। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, लखीमपुर में देख रहा था, रास्ते में आया था, वहां पे बुलडोजर कब चढ़ने वाला है बाबा? वहां भी रास्ता है, वहां भी बुलडोजर जा सकता है, वहां नहीं चढ़ेगा बुलडोजर, बस सिर्फ या बाबा ने कहा उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो गया। अरे कैसा खत्म हो गया बाबा? खत्म हो गया, सारे माफिया को जेल में डाल दिए। अरे बाबा मेरा सदर जा रहा था रास्ते पे, मजलूमों की हक की लड़ाई लड़कर जा रहा था, एक सभा से निकल के जा रहा था, उसकी गाड़ी के ऊपर आपके गुंडों ने आके फायरिंग की गोली चलाई। बाबा वो कौन थे? वो माफिया किस कंपनी के थे? किसने उनको मेडिकलाइज किया था? बाबा जवाब दो इस बात का, क्योंकि उन्होंने पुलिस को कहा कि हमको 3-4 वक्त से हम पीछे लगे थे, हमको मौका नहीं मिला, इस दिन हमको मौका मिला तो हमने अटैक कर दिया।
इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कौन किया बाबा, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब आपके मंत्री ने दिया बाबा। आपके मंत्री वो दरिंदों के घर गए जिनने हमारे सदर पे फायरिंग किया था, जान लेने की कोशिश की थी, उनके घर पे गए बाबा और उनको वकील भी दिया, उनको मिठाई भी देंगे, उनको इलेक्शन में खड़ा भी करेंगे और जिता भी देंगे। तो बाबा इसमें किसका हाथ जरा बता दो। देश की जनता जानना चाहती है कि मेरे सदर के ऊपर जिसने हमला किया था, जानलेवा असैसिनेशन बिट जिसने किया था, वो कौन लोग थे, उनके तार किससे जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बाबा। और आप बोलते हो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा क्राइम खत्म हो गया। अरे क्राइम ही क्राइम बढ़ता जा रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश में आप देखिए मुजफ्फरनगर का दंगा तो आप और मैं भूल नहीं सकते कभी जिंदगी में। आपने देखा किस तरह से मुजफ्फरनगर के दंगे में लोगों की जाने जा रही थी, लोग घर से बेघर हो गए थे। आजादी के बाद सबसे बड़ा जो अगर कुछ वाकया हुआ था मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। मगर उस वक्त सैफई के अंदर अखिलेश बाबू क्या कर रहे थे, ये भी आपने हमने देखा। ये बात को भी याद रखना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब वोट डालने जाओ हर चीज याद रखो, हर बात याद करो कि मैं वोट डालने जा रहा हूं, बहुत कीमती मेरा वोट है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया वोट डालने का, तो मैं किसको वोट दूं? उसको दूं जिसने मुजफ्फरनगर कराया था, उसको दूं जिसने मेरी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था, उसको दूं जिसने ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून लेके आया था, उसको दूं जिसने लखीमपुर के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया था, उसको दूं जो जिसने एक हक की आवाज को बंद करने की कोशिश की, उसको दूं जिसने वादा किया था कि हम तुमको एजुकेशन में और जॉब में रिजर्वेशन देंगे, मगर वादा खिलाफ ही करती। क्या मैं उसको वोट दूं? क्या मैं उस शख्स की पार्टी को वोट दूं? क्या मैं उस शख्स को वोट दूं जो मेरे लिए खड़ा है, मेरे शरीयत के लिए खड़ा है, मेरे इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा है, मेरी हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है? क्या मैं वोट उसको दूंगा? जब वोट डालने जाओ मेरे भाइयों, ये बात याद रखना। मुझे यकीन है कि मेरा बहराइच का भाई जब ये बात अपने दिमाग में सोच लेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके दिमाग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही नाम डालेगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और उसको सिर्फ बटन दिखेगा, बटन का वो दबाएगा बटन को, दबाएगा बटन के बटन को पूरे बहराइच में लहरा देगा 27 तारीख को बटन का निशान। यकीन है मुझे इस बात को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूरी उम्मीद है। हक का साथ देना हमेशा मेरे भाई याद रखना, जो हक की बात करे आपके लिए आधी रात को खड़े हो, उसका साथ देना, दिल वाले का साथ देना, दौलत वाले का साथ मत देना मेरे भाई, याद रखना। हम आए आपके बीच में फिर आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह, हार जीत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। मगर जो बात किए, जो वादे किए, उसको अगर जीत के गए पूरा करेंगे। मैं वाकई में बता रहा हूं, मैं तो बहराइच के मेरे भाई बहन दोस्तों का दिल जीतना है मेरे दोस्तों। दुनिया जीत के तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गया मेरे दोस्त। दिल की बात, जज्बे की बात है, और वक्त का तकाजा यही है कि हम हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारें, और इनके मुस्तकबिल संवारने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बेहतर आपके लिए कोई नहीं। वरना कल ये बच्चा बड़ा होकर बोलेगा, बाबा एक दीवाना वारिस पुराना आया था मुंबई से, इतनी दूर से अपने बीच में, रात के वक्त उसने भाषण दिया, आपने को समझाया भी कि एक मजलिस का साथ दो, आपके तमाम काम हो जाएंगे, मेरा मुस्तकबिल भी संवरेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बाबा आपने उसकी बात क्यों नहीं मानी? क्यों आप नफरत खा गए? क्यों फिर से वही गलती की जो 70 बरस से आप करते आ रहे थे? बाबा इस वक्त याद रखना मेरे दोस्त, बच्चे को जवाब देना तुम्हें भारी पड़ गया। हमारी तो गुजर गई जैसे वैसे, मगर हमारे आने वाले बच्चों का अगर मुस्तकबिल संवारना है, आप चाहते हो कि उनको अच्छा तालीम मिले, अच्छी स्कूलें मिले, जो जमील साहब का ख्वाब है कि ये हर तरफ एक स्कूल बनाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूं अल्लाह इनके ख्वाब को पूरा करे और ये पूरे बहराइच में स्कूल बने। अगर आप चाहते हो कि जमील साहब स्कूल बनाए, अच्छी डिस्पेंसरियां खोले, आपके हक के लिए लड़े, विधानसभा में जाए, तो आपको 27 तारीख को उतर के आना पड़ेगा। मेरी माँ बहन बुजुर्ग को सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, और तमाम को कहिए 27 तारीख को वोट दे, 500 बेटियों की शादी कराए कराएंगे, 500 हमारी बच्चियों की शादियां इंशाअल्लाह ताला जमील साहब ने जवाब करेंगे कराएंगे। और सुनो, ये वारिस पठान की जुबान है, आड़े जो फूल भी नहीं है, पठान की जुबान, पठान पावर जो अपनी बनी बेइज्जती हुई है, याद रखना है। जमीन में ये रावण नहीं समझना, फायर है।
इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप मजलिस को सपोर्ट करेंगे और जमीन भाई को जिताएंगे। इंशाअल्लाह 10 तारीख को मैं वापस आपके पास आऊंगा। आप तमाम यहाँ पर आए, हमको सुना, मौका दिया बोलने का, इसका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नारा लगेगा भाई, भाभी नारा लगेगा। खाने वाला खा क्या है, गले में ताकत है, हिंदुस्तान 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 मदरसा ताजुल सुदान पहले शुरू से दूर से। अब अपने वाला पावर में जो मुस्कान ने लगाया था, कैसा भागे थे, आवाज जाना चाहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चलेंगे गाजीपुर लोगों से मुलाकात करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।